आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करते हैं वो है हमारा खान पान। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में आज मौजूद हैं मैडम वंदना पांडे जी। नमस्कार मैम। नमस्कार अनामिका। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। मैडम, पाचन तंत्र क्या है और ये कैसे कार्य करता है? ओके, हम दिन भर जो कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों से मिलती है। बिल्कुल। आप जो भी कुछ खाते हैं वो भोजन हमारे पाचन तंत्र में जाकर डाइजेस्ट होता है ताकि हमारे शरीर में मौजूद जो नन्ही नन्ही कोशिकाएं हैं उस डाइजेस्टेड सूक्ष्म भोज्य पदार्थ को अपने उपयोग के लिए ग्रहण कर सकें। अच्छा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे भोज्य पदार्थों में से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और इसे शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है ताकि वो भी सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। इसलिए मेरी नज़र में पाचन तंत्र ही वो महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का जो हमारे संपूर्ण शरीर और उसके अंगों को स्वस्थ रखता है। तो मैम, ये पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है? पाचन तंत्र के कार्य को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी संरचना को सबसे पहले जानें। तो आज हम पाचन तंत्र की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र का सबसे पहला जो ओपनिंग आप जिसे कहेंगे वो है हमारा मुख या जिसे माउथ कहते हैं जी। मुख या माउथ पीछे की तरफ जाकर बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी में अगर हम देखेंगे तो 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आपके दांत जिसे आप टीथ कहते हैं, टंग और सलिवरी ग्लैंड। टीथ हमारे दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो ये दांत जो हैं आपके भोज्य पदार्थों को काटने, चीरने, फाड़ने और अच्छी तरह से जैसा मिक्सर ग्राइंडर बारीक पीसता है वैसे पीसने का काम करते हैं जी। ये दांत मुख्य रूप से आपके रूट, नेक और क्राउन 3 हिस्से से मिलकर बने हैं। जो दांतों का विजिबल पार्ट है इसे हम क्राउन कहते हैं। मुख्य रूप से दांत आपके सीमेंट और डेंटाइन से मिलकर बने हुए रहते हैं और इनके ऊपर वाइट कलर की एक कोटिंग चढ़ी रहती है जिस कोटिंग को आप कहते हैं इनेमल। और जब कभी हम सवेरे के समय, रात को सोते समय काफ़ी हार्ड ब्रश से अगर दांतों को रगड़ के साफ करते हैं तो वो इनेमल जो है वो पूरी तरह से निकल जाती है और फिर दांत पीले पड़ने लगते हैं। तो दांतों के पीले पड़ने की एक मुख्य वजह ये भी है। दूसरी वजह ये है कि जब आप कुछ भी खाना खाते हैं और अगर आपने भोजन के उपरांत मुंह को ठीक से साफ नहीं किया है तो भोज्य पदार्थों के जो बारीक बारीक कण होते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं और हमारा वातावरण तो पूर्ण रूपेण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। तो बैक्टीरिया तुरंत हमारे मुंह के अंदर आते हैं और उन भोज्य पदार्थों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो एक एसिड का स्राव करते हैं और वो एसिड हमारे दांतों के ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर बना देता है जिससे एक चिपचिपा और मुंह से दुर्गंध आने लगती है और अब ये दांत सड़ने की शुरुआत की प्रथम प्रक्रिया हम इसको बोल सकते हैं। इसीलिए अगर आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो अपनी मुख गुहिका को या जिसे आप बकल कैविटी कहते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से साफ करिए वरना आपके दांत सड़ जाएंगे। हमारे दांत जीवन में मुख्य रूप से 2 बार आते हैं, इसलिए हम इंसानों को डाइफायोडोंट कहते हैं। पहली बार में आते हैं मिल्क टीथ और दूसरी बार आते हैं परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक सेट दूसरे सेट के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मिल्क टीथ अगर खराब हो गए तो परमानेंट टीथ आपके अच्छे आएंगे, नहीं। वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब शिशु गर्भस्थ अवस्था में रहता है उस समय कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में माता को लेना चाहिए ताकि बच्चे के दांत का निर्माण अच्छी तरह से होए और छोटे बच्चों के भी दांतों की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी दांतों के संबंध में चर्चा। अब दूसरा मुख्य अंग जो हमारे बकल कैविटी में है जिसे कहते हैं टंग।
जी। तो टंग मुख्य रूप से जिसे आप जिह्वा कहते हैं, ये बोलने में तो हमारी मदद करती है, बिना इसके हम शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं करते, लेकिन हमारे पाचन तंत्र में इसकी भूमिका ये है कि आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका स्वाद आपको इसी जिह्वा या टंग के कारण मिल रहा है। जी, बिल्कुल। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे। अगर आप कभी मिरर के सामने खड़े होकर अपनी जिह्वा को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको काफ़ी नन्हे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। हाँ जी। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स एक्चुअली टेस्ट बर्ड्स हैं। स्वीट, सॉल्ट, बिटर और सोर, ये जितने भी स्वाद हैं 4 प्रकार के, खट्टा, मीठा, कड़वा और कसैला, ये आपको जिह्वा से ही प्राप्त होते हैं। तो जिह्वा मुख्य रूप से आपको स्वाद देने का काम करती है और साथ में आपकी बकल कैविटी या मुख गुहिका को साफ रखने का भी काम करती है, और ये साथ में भोज्य पदार्थों को सलाइवा, जिसे लार कहते हैं, उनसे मिलाने का भी काम करती है। तो मैम आपसे मेरा ये सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि जो सलाइवा है ये किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? ओके, हमारे पास मुख्य रूप से 3 सलेवरी ग्लैंड्स मुख गुहिका में मिलती हैं। हालांकि वो दृश्य तो नहीं है, आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो तालु, ऊपरी और निचले तालु के अंदर मिलती हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा या लार का स्राव करती हैं। इस लार में मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम आपके भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एक एंजाइम मुख्य रूप से आपके मुख गुहिका में भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भोज्य पदार्थों का जो पाचन है वो मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है। तो जब कभी हम सुबेरे रहते हैं, ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हम खाना खा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आज खाने में स्वाद नहीं लगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। एक्चुअल उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब आप भोज्य पदार्थ को बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं तो उसमें मौजूद जो स्टार्च है वो मैल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और मैल्टोज सलाइवा में डिसॉल्व होकर के आपकी टेस्ट बर्ड को सेंसेशन देता है और वो स्वाद तब आपके ब्रेन तक जाता है और तब आपको पता चलता है कि भोज्य पदार्थ में स्वाद है। तो इसका मतलब ये हुआ अनामिका कि जब भी कभी हम भोजन करें और हम अगर उसमें स्वाद चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 बार एक कौर को आप अच्छी तरह से चबाएं तो अपने आप उसमें आपको स्वाद लगने लगेगा। बिल्कुल मैम। मैम आपने एंजाइम्स बताया, तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं? ओके, एंजाइम जो है वो एक तरह के बायो कैटलिस्ट हैं जो कि हमारे जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं भोज्य पदार्थों के, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं जी। तो सलाइवा में मौजूद जो एंजाइम हैं वो न सिर्फ स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करते हैं बल्कि खाने के साथ कई बार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर आ जाते हैं। जैसे कई बार मन होता है हमारा कि चलो आज चाट के ठेले से पानी पूरी या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे मुख गुहिका में भोजन के साथ बैक्टीरिया भी अंदर आ जाते हैं। तो ये सलाइवा उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब उसके बाद हम भोज्य पदार्थों को जब निगलते हैं तो वो निगलने के बाद हमारे अंदर एक सेकंड छोटी सी ट्यूब होती है जिसे कहते हैं इसोफेगस। तो भोज्य पदार्थ इसोफेगस से होता हुआ जाता है स्टमक में। इसोफेगस में भोज्य पदार्थों के पाचन का काम नहीं होता और यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है। तो आपने जिस भोज्य पदार्थ को अंदर निगला है वो तुरंत स्लिप होकर के स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना होती है और इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ये जो 3 हिस्से हैं इनमें 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसे कहते हैं कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड और फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं ये गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं या स्राव करती हैं। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही है जो अगर एक ड्रॉप किसी के ऊपर गिर जाए तो आपके हाथ में फफूले पड़ जाएंगे। अच्छा, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहा है। लेकिन ये बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारे स्टमक में मिलने वाले जो एंजाइम हैं वो वास्तव में इनएक्टिव स्टेज में या जिसे आप कह सकते हैं सुषुप्तावस्था में पाए जाते हैं। जी।
मैं बोलूँगी आपको कि ये जो एंजाइम है ये एक तरह के जिन हैं। अगर आप जिन को कुछ काम देते रहेंगे तो वो काम करते रहेगा, लेकिन जब आप काम देना उसको बंद कर देंगे तो वो आप ही को खा जाएगा। तो ये एंजाइम ठीक उसी तरह से हैं। अगर ये जाग रहे हैं, मतलब ये एक्टिव स्टेज में हैं, तो ये कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करते रहेंगे। अब वो डाइजेस्ट करने के लिए उनको भोजन मिला तो ठीक, और अगर भोजन नहीं मिला तो वो हमारी ही अपनी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्ट कर देंगे, जिसके कारण अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर की प्रणाली इतनी अच्छी बनी है कि आप जब कुछ नहीं खा रहे हैं तो ये एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे, या जिनको आप बोल सकते हैं सुषुप्तावस्था में रहेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है कि भोज्य पदार्थ स्टमक में आ चुका है, अब आप एक्टिव होइए और भोज्य पदार्थ को डाइजेस्ट करिए। दूसरी चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना सिर्फ आपके एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करता है, बल्कि आपके भोज्य पदार्थों के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, जो सलाइवा में नहीं मर सके, वो अब यहां मर जाएंगे। जी। तो इस तरीके से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम यहाँ स्टमक में भी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। स्टमक में आपके मुख्य रूप से रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करते हैं, और ज़्यादातर रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन, उसका पाचन करने का काम करता है जी। और थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी यहाँ पर हो जाता है। अब जब भोज्य पदार्थ यहाँ पर पार्शियल रूप में डाइजेस्ट हो गया, तब इस भोज्य पदार्थ को हम बोलेंगे काइम। अब ये काइम धीरे से यहां से निकलता हुआ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका नाम जरूर स्मॉल है, लेकिन ये हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है: डियोडेनम, जूजुनम और इलियम। डियोडेनम पार्ट ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारी 2 मुख्य पाचन ग्रंथियों का स्राव रिसीव करता है, जो आपकी लिवर और पेनक्रियाज हैं। लिवर आपका सिक्रीट करता है बाइल जूस, और पेनक्रियाज आपका सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस। तो मैम, लिवर और पेनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल प्ले करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, हालांकि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन ये आपके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब आपने जो भी फैटी चीज़ें खाई हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उनको तोड़ देता है। और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसमें ढेरों एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये सारे भोज्य पदार्थों का पाचन लगभग यहाँ डियोडेनम में समाप्त हो जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ, आप और हम में से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये ध्यान रहता है कि 2 खानों के बीच में हमको कम से कम 5 घंटे का गैप रखना चाहिए। जी मैम, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे, इसी टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और वंदना मैम से यही डिस्कशन हो रहा था कि लिवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। जी मैम।
ओके, लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है जो कि बाइल जूस का स्राव करती है, और ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। पेनक्रियाज जो है ये एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड इसे कहा जाता है, क्योंकि पेनक्रियाज आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। इसका एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन जो कि आपके डायबिटीज जैसी बीमारी से संबंधित हैं उनका स्राव करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का स्राव करता है। और इस पेनक्रियाटिक जूस में ढेरों एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये लगभग आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन पूरा करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। जब भोज्य पदार्थ डिओडेनम से बाहर निकलता है तब इसको काइल कहते हैं, क्योंकि अब और ज़्यादा डाइजेस्ट हो गया। अब ये काइल जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट जिसे आप जूजुनम कहते हैं वहाँ पर आता है। जूजुनम में ये धीरे धीरे सरकता हुआ आगे बढ़ता है, और इसके सरकने में आपकी सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल एक मूवमेंट करती हैं जिनको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है जो भोज्य पदार्थों को नीचे की तरफ ढकेलता जाता है, और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे भोज्य पदार्थों का डाइजेशन पूरा हो जाता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के सबसे अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं, इसे कहते हैं इलियम, तब तक वहां पर उसका डाइजेशन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का हिस्सा था वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मतलब आपने जो भोज्य पदार्थ काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में खाए थे वो इस कन्वर्शन के दौरान इतने माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए कि आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका भी उसको उपयोग कर सकती है। अब यहाँ पर जो इलियम पार्ट है ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और बहुत तेजी से अब इस भोज्य पदार्थों में से जो पोषक तत्व हैं उनका स्राव किया जाता है, और ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस या जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं उनको ब्लड में, खून में, रुधिर में स्राव करने के बाद ये पदार्थ अब आगे जाता है। और ब्लड क्या काम करता है? रुधिर इनको लेकर के आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक उनकी जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। अब छोटी आंत से भोज्य पदार्थ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस देने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे आप बड़ी आंत कहते हैं, इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम पार्ट जो है इसमें एक लंबा सा ट्यूब जैसा होता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने अपेंडिसाइटिस के पेन के बारे में तो सुना ही होगा। बिल्कुल जी। तो ये एक्चुअली में हमारे शरीर में मिलने वाला एक अवशेषी अंग है जिसे आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जैसे गाय हैं, जो हरी घास या सेलुलोज खाने वाले प्राणी हैं, उनमें ये बहुत डेवलप है। ये अंग हमें याद दिलाता है कि शायद विकास के किसी हिस्से में पुराने समय में हम इन्हीं एनिमल से इवॉल्व हुए हैं या उपजे हैं, इसीलिए आज ये अंग हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन ये निष्क्रिय या इनएक्टिव फॉर्म में है। तो कभी कभार हम जो भोज्य पदार्थों के साथ थोड़ी बहुत सैलेड वगैरह लेते हैं वो यहीं पर आकर डाइजेस्ट होती है। तो ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बढ़ाने का भी काम करता है और आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ भी रखता है, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जब अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, तो उस एंटीबायोटिक्स के कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर कैसे होता है? यहाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उसके कारण, एंटीबायोटिक के कारण वो मर जाते हैं। तो अब आप जो रॉ चीजें खाएंगे वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जी। तो भोज्य पदार्थ आपका वहीं पड़ा हुआ सड़ने लगेगा, तो उससे फिर आपको डिसऑर्डर होगा। तो इसीलिए जब भी कभी आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। बिल्कुल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद अगला हिस्सा जो है
असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। ये वो हिस्से हैं जहां पर मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए एक बहुत उपयोगी चीज है। तो हमारा शरीर ये कभी नहीं चाहेगा कि इस अपच भोज्य पदार्थ के साथ पानी भी बाहर निकल जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मुख्य रूप से पानी का अवशोषण करती है और उसके बाद एक सॉलिड मास के रूप में अपच्य भोज्य पदार्थ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रैक्टम में स्टोर होता है और ये रैक्टम एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये तो हमारी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की पूर्ण संरचना थी। अब ये डाइजेशन होता कैसे है? जैसा मैंने बताया कि पाचन आपकी मुख गुहिका से चालू होता है। यहाँ पर आपका स्टार्च मैल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। इसोफेगस में पाचन नहीं होता। ये सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है जो भोज्य पदार्थों को मुख गुहिका से स्टमक में डालने का काम करता है। स्टमक में आपका मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आपने जैसे दूध वगैरह लिया तो रेनिन उसको डाइजेस्ट करेगा और पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा मैम, क्या हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रिशन पाई जाती है, क्या अलग अलग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताए हैं आपने, वो अलग अलग एंजाइम्स इससे रिलेटेड होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए? बिल्कुल। कोई एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, जैसे सलेवरी अमाइलेज, वो फैट को डाइजेस्ट नहीं करता। एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर ताले की चाबी स्पेसिफिक होती है, वैसे ही एंजाइम भी बहुत विशिष्ट होते हैं। जो एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है वो फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है वो किसी दूसरे को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये कहूंगी कि हजारों की संख्या में एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब भोज्य पदार्थ स्टमक में पहुंचते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और जब भोज्य पदार्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचते हैं तो यहां पर लगभग आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये सभी डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन आपका कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और फैट आपका कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जी, आपने बताया कि स्टमक में म्यूकस होता है, तो ये म्यूकस क्या होता है और ये इसकी स्टमक में क्या जरूरत है होने की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। म्यूकस ना सिर्फ स्टमक में होता है बल्कि हमारे इसोफेगस में भी होता है और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। ये म्यूकस एक तरह की सुरक्षात्मक कवरिंग है। जो कि अगर आपने जैसे रोज आप 10 बजे खाना खाते हैं या आप ब्रेकफास्ट लेते हैं 10 बजे और आप किसी कारण से 10 बजे नहीं ले पाए, तो ये जो एंजाइम है ये तो एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरीके से सेट हो गई है। तो जब ये कोशिश करेंगे कि अब पेट में खाना तो है नहीं, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ना डाइजेस्ट कर दें, तो अब तब उस समय म्यूकस रक्षा करता है इन एंजाइम से। अच्छा। और ये एक तरह से ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं कि आपने जो भोज्य पदार्थ खाया, कहीं ये जैसे आपको समोसा, कचौरी जैसे जो फास्ट फूड हैं, डीप फ्राइड स्पाइसी आइटम है, अगर आप वो खाते हैं ज़्यादा तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल को तो ये पूरा छील देंगे, लहूलुहान कर देंगे। तो म्यूकस उससे बचाने का काम करता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने जाना डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से कार्य करता है और खान पान के समय का कितनी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मैम ने कितनी अच्छी तरीके से हमको समझाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से शुरू होते किस तरीके से हमारे आंतों में उसका पूरा कार्यक्रम चलता है और वो किस तरीके से जो भी पोषक तत्व हैं हमारे पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करके किस तरीके से जो अपच चीज़ है उसको वो बाहर निकाल देता है। धन्यवाद मैम इतने अच्छे से हमको समझाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ विराम लेते हैं और कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।